हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज बहुत दिनों में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो गया था। इधर बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम आ गए हैं, 12th वालों की भी बोर्ड एग्ज़ाम है और 10th वालों की भी बोर्ड एग्ज़ाम है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ खास क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बस कुछ नहीं, जो वीडियो बना था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यानी सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 में कराने जा रहा हूँ। तो अभी मेरा वही जो बोर्ड एग्जाम, प्रीवियस वाला बोर्ड एग्जाम जो हुआ था मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, वही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बच्चों, हमारा सेक्शन सी चल रहा था और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 में कराने जा रहा हूँ। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को रेगुलर रेगुलर मेरी वीडियो आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक रियल नंबर वाले चैप्टर से जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ लें और अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और आप लोगों की जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो मैथ्स का पेपर है वो 10 मार्क्स से है ना, तो मैथ्स के पेपर में अच्छा खासा गैप है, तो आप लोग अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके लिए 10 डेज है ना। 10 डेज में आप लोग बहुत अच्छा सा रिवीजन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो बिल्कुल आप ट्राई करते रहिए अच्छे तरीके से। चलिए बच्चों, आप हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं पहले ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैथमेटिक्स में इस बात को हम प्रूव करने के लिए कंट्राडिक्शन कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट की हेल्प से हम इस क्वेश्चंस का प्रूवमेंट करेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। मैं सबसे पहले ये कंसीडर करता हूं, लेट अस एज्यूम लेट अस एज्यूम let us assume that let us assume that let us assume that root 5 root 5 is not irrational number। इरेशनल नंबर, बच्चों मैं ये मानता हूं कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। और जब इरेशनल नंबर नहीं होगा बच्चों, तो फिर क्या हो सकता है? जब इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो सकता है बताइए। इरेशनल का अपोजिट क्या होता है? रेशनल। तो फिर ये रेशनल नंबर होगा। चलो भाई, अब ये इरेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा रेशनल नंबर। दैट इज रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। दुनिया में जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। और इरेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी वो नंबर्स वो इरेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं जिनका एचसीएफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ उसका 1 आना चाहिए। फिर से एक बार ध्यान से समझिए, दुनिया में जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो पी अपान क्यू के फॉर्म में होते हैं और इरेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है
उस स्टैंडर्ड फॉर्म यानी स्टैंडर्ड रेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो किस किस्म का होता है, वो इस किस्म का होता है कि P अपॉन Q, P अपॉन Q ये स्टैंडर्ड वेयर P एंड Q यानी इरेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म इरेशनल नंबर में ये होता है कि उसका जो एचसीएफ होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि यदि मैंने इसको रेशनल नंबर लेट किया है तो रेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इन दोनों का एचसीएफ वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं आता है तो वो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं होगा। अब इतनी सी बात हो गई। अब बच्चों यहां से क्या करते हैं कि हम लोग इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज p इक्वल टू क्यू रूट 5। अब आप लोग ये तो जानते हैं स्क्वायर रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू रूट 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। अब बच्चों ये वाला पोर्शन इधर से आप लोग देख लीजिए, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है। अगर ये इस फॉर्म में लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। दैट इज जो ये मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म्स लिखा है, इस फॉर्म का मतलब क्या है पहले हम इस चीज को समझते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है और हम ये मानते हैं कि पी स्क्वायर में अगर पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड करें तो हमें क्यू स्क्वायर आंसर मिलता है। दैट इज इसका सीधा सा ये मतलब हुआ कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर के पास 5 के फैक्टर है, पी स्क्वायर के पास 5 की फैक्टर है, तभी तो पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है और आंसर हमारे पास क्यू स्क्वायर आ रहा है। दैट इज इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म में मतलब ये है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p square is divisible by 5। p square is divisible by 5। अगर कोई भी स्क्वायर, अगर कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट, दैट इज मैंने ये कहा कि अगर कोई भी नंबर्स है अगर उसका स्क्वायर किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। दैट इज यदि मैं यहां से ये कहता हूं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज इसका मतलब है p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है जब p 5 से डिविजिबल है और p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका सीधा सा ये मतलब जाता है कि p और p स्क्वायर के पास 5 के फैक्टर है, तभी तो ये डिविजिबल है। यानी यहाँ पे वैल्यू जो या तो 25 होगी या तो 25 होगी या और कुछ होगी, यानी 5 से डिविजिबल भाई ऐसा कोई नंबर होगा ऊपर जो 5 से डिविजिबल होगा। अब इसका मतलब है, सीधा सा मतलब ये है कि अगर जो मेरे पास p डिविजिबल बाई 5 है, अगर p 5 से डिविजिबल है तो p की जो वैल्यू होगी वो 5 टाइम्स समथिंग होगी, क्योंकि p से डिविजिबल। दैट इज नाउ वी टेक p इक्वल्स टू
5k। मैंने p की वैल्यू ले ली 5k। अब आपका सवाल ये उठता है कि 5k ही क्यों ली, क्योंकि p जो है वो 5 से डिविजिबल है, इसलिए मैं p को एक ऐसा नंबर कंसीडर करूंगा जो उसका मल्टीपल हो, दैट इज जो 5 का मल्टीपल हो। इसलिए मैंने p एक ऐसी वैल्यू ली जो 5 की मल्टीपल है। आप मैंने 5k लिया है, आप 5b ले सकते हैं, 5c ले सकते हैं, 5l ले सकते हैं, एनी नंबर्स, यानी 5 का कोई मल्टीपल नंबर्स। तो बच्चों यहाँ p इक्वल टू 5k लिया और इस p इक्वल टू 5k को मैं इस इक्वेशन में पुट अप करता हूं। तो अब मेरे पास क्या होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों इक्वेशन 1 में क्या होता है कि p की वैल्यू मैं यहां पे रखता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 5k का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू q स्क्वायर, दैट इज 25k स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू q स्क्वायर। इसको मैंने कैंसिल किया, 5k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर एंड k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। अब कहानी यहां से ये पता चल रही है कि q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखो तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि दैट इज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई q स्क्वायर इज divisible by 5, then q is also divisible by 5, then q is also divisible by 5, q is also divisible by 5। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने कंसीडर किया था, अब आपको फील हो रहा होगा कि जो मैंने कंसीडर किया था p और q का HCF वो 1 नहीं आया। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 एंड p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। जब कोई भी रेशनल नंबर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक को छोड़ करके दुनिया में और किसी भी नंबर से डिविजिबल हो रहे हो तो वो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा, वो एक स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर p और q का HCF 1 के अलावा कुछ भी है तो उसको स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। वही यहाँ पे इवेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे p का फैक्टर 5 है, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। दैट इज यहाँ पे मैंने HCF p और q का 1 लिया था, लेकिन जब मैंने इसको एज्यूम करके सॉल्व किया तो p और q का HCF 5 आ रहा है। p और q का HCF कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, जो कि रंग है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सिंस नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, HCF of p and q equals to 5 and which is not equals to 1, and therefore it is a contradiction. It is a contradiction. Our supposition is wrong. Now our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Hence, root 5 is an irrational number. Hence, root 5 is an irrational number. तो बच्चों रूट 5 एक इरेशनल नंबर हुआ। ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये कहानी इस सवाल की ना समझ में आई हो तो आप लोग
कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और आपको ये क्वेश्चन कैसा समझ में आया। चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सेक्शन सी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्वेश्चंस क्या है देखिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 28 नंबर इन द गिवन फिगर in the given figure PQ is tangent to a circle centered at O and angle BAQ equal to 30 degree so that BP equals to PQ। इस क्वेश्चंस को बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए। इस क्वेश्चंस में देखना क्या ये इसमें क्या खासियत है जहां पर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करके आपको समझाते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। बच्चों ये क्यू है और एक लाइन मेरे पास यहां से पास हो रही है। चलिए बेटा ये फिगर बन गया, अब हम लोग इसका प्रूवमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है इन द गिवन फिगर PQ इज द टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O एंड BEQ इक्वल टू 30 डिग्री सो दैट BP इक्वल टू BQ। दैट इज मुझे यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन इक्वल प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर बच्चों आप लोग लिख लीजिए कि गिवन, सबसे मैं बस इसका प्रूफमेंट बताता हूं आप लोगों को कैसे करना है। देखिए यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी या कि यहां पर ABQ, आप लोग जरा ध्यान से ट्रायंगल ABQ में ध्यान से देखिए, इसमें कौन सी खास प्रॉपर्टी वाली थ्योरम यूज हो रही है। यहां पर आप ये ध्यान से देखिए तो ये AB एक डायमीटर है, AB एक डायमीटर है और डायमीटर सेंटर से पास होता है। यहां पर खास बात आपको एक समझ में आ रही होगी कि जब कोई सर्कल में डायमीटर सेंटर से पास होता है तो वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जब भी सर्कल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो ये सेमी सर्कल हो गया और नीचे भी सेमी सर्कल हो गया।
क्लास 9th में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी है कि सेमी सर्कल में सबटेंड जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों इसका मतलब है ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। दैट इज एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का हो गया। ये एंगल तो क्वेश्चन में गिवन है, एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप लोग ये तो जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। दैट इज इन ट्रायंगल एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल ए बी क्यू ए बी प्लस एंगल ए बी क्यू। ये बात समझ में आई होगी बच्चों। अब आप लोग क्या करिए, वैल्यू रख दीजिए। ए क्यू बी कितना है? 90 है। क्यू ए बी कितना है? 30 है। एंगल ए बी क्यू कितना है? पता नहीं है, तो पता लगाइए। यदि पता नहीं, एंगल ए बी क्यू बच्चों हो जाएगा 180 माइनस 120। एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। आ गई वैल्यू की नहीं? ए बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 60 डिग्री। दैट इज ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है बच्चों। वो कितना है? 60 डिग्री है। अच्छा भाई, वो 60 डिग्री है। अब आप लोग ये तो बता सकते हैं, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री निकल आया तो अब आप लोग ये बता सकते हैं कि अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूं तो 120 डिग्री निकल आएगा और ये 30 डिग्री निकलेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये 30 डिग्री कैसे निकलेगा? ध्यान से बच्चों आप लोग देखिए, आप लोगों को एक थ्योरम और समझनी पड़ेगी। जो अल्टरनेट सेगमेंट जब एंगल बनते हैं और अल्टरनेट सेगमेंट में बनाए गए जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। सवाल तो ये उठता है कि अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल्स कैसे बनते हैं और हम उसकी पकड़ कैसे करें। हमेशा याद रखो, अल्टरनेट सेगमेंट्स का मतलब है अगर मेरे पास एक टेंजेंट है, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास एक टेंजेंट है और टेंजेंट के साथ में एक कोड हो, कोड और टेंजेंट के बीच में बना एंगल, 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 जिस कोड पर ये एंगल बनता है उस कोड के ठीक सामने देखें। इस कोड इस ये टेंजेंट और इस कोड के बीच में जो एंगल बन रहा है और इस कोड के ठीक सामने देखिए, सामने ये एंगल 30 डिग्री है। इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। बच्चों ये अल्टरनेट सेगमेंट है, ये अल्टरनेट सेगमेंट है। हमेशा अल्टरनेट सेगमेंट की पकड़ कैसे करें? सर्कल में किसी टेंजेंट और कोड के बीच में बनने वाला एंगल और उस जिस कोड के टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल बनता है उस कोड के सामने, उस कोड के सामने सीधे देखें। जैसे ये कोड है, इस ये और इस कोड के बीच में ये एंगल बन रहा है और इस कोड के ठीक सामने मैंने देखा, तो ये इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। और अल्टरनेट सेगमेंट में बनाए गए एंगल हमेशा हमेशा इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहां से इसका मतलब है, सीधा सा यहां हिसाब मिल गया मुझे कि एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इक्वल्स टू एंगल बी क्यू पी, बी क्यू पी इक्वल्स टू 30 डिग्री। और यहां ब्रैकेट लिख देंगे अल्टरनेट सेगमेंट्स, अल्टरनेट सेगमेंट।
ठीक है बच्चों, अल्टरनेट सेगमेंट दैट इज ये 30 डिग्री। हाँ बच्चों, आपको यहां तो पता चल गया होगा, अगर ए बी क्यू 60 है तो ए बी क्यू और क्यू बी पी लीनियर पेयर होगा। एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल क्यू बी पी, एंगल ए बी क्यू कितना मेरे पास 60 है, प्लस एंगल क्यू बी पी, तो हमारे पास जो क्यू बी पी निकलेगा वो कितना निकलेगा, दैट इज एंगल क्यू बी पी इक्वल टू 120 डिग्री। तो बच्चों ये वाला जो एंगल निकला ये 120 डिग्री निकला। कितना निकला? 120 डिग्री का निकला। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट, इतनी बात तो आप लोगों को बहुत प्यार से समझ में आ गई होगी। आई समझ में कि नहीं आई? अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में ये बात समझ में नहीं आई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो बच्चों ये है लीनियर पेयर की कहानी, जो यहाँ पे लिखा है एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल क्यू बी पी इक्वल टू 180, इसको कहते हैं एल पी। ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिए इसका रीजन एल पी, लीनियर पेयर। और ऊपर जो मैंने लिखा है वो अल्टरनेट सेगमेंट से लिखा है। अल्टरनेट सेगमेंट्स में बनाए गए एंगल हमेशा हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया। अब थोड़ी सी कहानी इसमें बाकी है, थोड़ी सी कहानी है, देखिए क्या है। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं। प्यारा सा ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है। और इस ट्रायंगल में दो एंगल पता है, ये पता है और ये पता है। ये वाला है तो और मैं पता कर सकता हूँ चुटकियों में पता कर सकता हूँ। तो देखिए अब बच्चों मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ए क्यू, इन ट्रायंगल क्यू बी पी की, इन ट्रायंगल क्यू बी पी, इन ट्रायंगल क्यू बी पी। बच्चों क्यू बी पी में क्या है, क्यू बी पी में क्या है, 30 है प्लस 120 है, प्लस एंगल बी पी क्यू इक्वल टू 180, दैट इज एंगल बी पी क्यू इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा ना, दैट इज 150 माइनस कर देंगे इधर, सीधा सा हिसाब। एंगल बी पी क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। वाह भाई वाह, ये भी 30 डिग्री आ गया। अब बच्चों जब ये 30 डिग्री आ गया, जब ये 30 डिग्री आ गया तो आप लोग किसी ट्रायंगल में यदि कोई दो एंगल इक्वल, जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। दैट इज मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल बी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल क्यू बी पी, क्यू पी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इस एंगल की, ये एंगल है ना, इस एंगल के ठीक सामने कौन सी साइड है, इस एंगल के ठीक सामने कौन सी साइड है, बीपी। तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे बीपी। एंगल ये वाला इसके इक्वल है तो इस ये वाला एंगल है ना, इसके सामने साइड कौन सी है, बीपी नहीं बीक्यू। तो दैट इज हेंस प्रूव्ड। मैंने ये पूरी बात आपको बहुत ही सरल और सरल भाषा में मैंने आपको ये बात समझाई है। इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे वे में समझाया है। आप लोग कमेंट्स में बताएं ये क्वेश्चन कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया, और आपको अगर कहीं भी ये क्वेश्चन ना समझ में आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका जो सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है 10 मार्च को, मैथमेटिक्स सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम जो होगा उसके लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में डाल रखे हैं। आप लोग उनको पढ़िए, रिवाइज करिए, और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप लोग
कमेंट जरूर करें और क्वेश्चन को व्हाट्स भेज सकते हैं बच्चों कमेंट करके कि सर ये मुझे क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा जरूर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना रखते हैं, यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिए।